दोस्तों, मैं त्रिलोक भाटिया काफ़ी दिनों के बाद आप सबके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें 3-4 बुक्स को फॉलो करना पड़ा है। कोशिश की है हमने कि आपको अधिक से अधिक ये वीडियो पसंद आए और आसानी से आपको समझ आ जाए। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। हम बिल्कुल प्राचीन काल से चलेंगे कि हिमाचल में किस तरह से विकास होता है। हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के समय से। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये लगभग 3000 BC से 2500 BC पुरानी थी। और इसी दौरान यहाँ पर हिमाचल में जो जातियाँ रहती थीं वो थी कोल, दास, दस्यु, निषाद, किन्नर, नाग, खस इत्यादि। जब सिंधु घाटी सभ्यता थी 3000 BC से 2500 BC, तो उसी दौरान हिमाचल में कौन सी जातियां निवास करती थी। जैसे हम भारत का एक मैप बनाते हैं, इस तरह से समझिए भारत है, ये थी हमारी सिंधु घाटी, सिंधु नदी। और इसके साथ साथ जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो वगैरह जो नगर थे। और इसी दौरान जो ये वाला एरिया था, पहाड़ी एरिया जो था हिमाचल वगैरह का, यहाँ पर कौन कौन जातियाँ रहती थी। दास रहते थे, दस्यु, निषाद, किन्नर, नाग, खस, कोल। और जो कोल थे इनको हिमाचल का मूल निवासी कहा जाता है। कोल जो वर्तमान में कोली जाति से लिंक की जाती है, उन्हें हिमाचल का मूल निवासी माना जाता है। तो ये जो जातियाँ मैंने बताई जो हिमाचल की मूल निवासी थे, इनका प्रमुख जो लीडर था, जो नेता था, नायक था, उसका नाम था शांबर, जिसके पास कितने थे 100 दुर्ग थे। दुर्ग होते हैं किले, पत्थर के दुर्ग थे, और ये अभेद्य किले माने जाते थे। और ये एक था अनार्य था। अब इसमें मैं आपको अनार्य और आर्य का कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जिस दौरान जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो ऐसा माना जाता है, बहुत से हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जो मध्य एशिया का जो पार्ट था, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह जो था, वहाँ से कुछ लोग हिंदकुश पर्वत से होके भारत में प्रवेश किए। ऐसा बहुत से हिस्टोरियन का मत है, परंतु अभी भी इसके ऊपर काफ़ी वाद विवाद हिस्टोरियंस का चल रहता है। तो अब मैंने जो बताया कि जो लोग यहाँ पर प्राचीन निवासी थे, जैसे दास, दस्यु, कोल, निषाद, किन्नर वगैरह, कुछ लोग ये रहते थे, और सिंधु घाटी के लोग रहते थे। तो ये जो लोग बाहर से आए, इन्हें कहा जाता है आर्य, ऐसा माना जाता है। और जो बाकी यहाँ के मूल निवासी थे उन्हें कहा जाता था अनार्य। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। तो जो सांबर था, वो जो ये अनार्य थे, इनका लीडर था। तो अब उनको आर्य जो थे, उनको आए हुए काफ़ी समय हो गया था, लगभग 400 साल हो गए थे। और उन्होंने भारत की जो निचले एरिया हैं, जैसे यूपी वगैरह जो थे, या जो भी प्लेन एरिया थे, मैदानी इलाके थे, वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। इन एरिया में, नीचे वाले एरिया में अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। तो भारत का मैप दोबारा बनाते हैं। इस तरह से मान लीजिए, तो ये जो नीचे वाला यूपी वाला जो एरिया था, इसमें उन्होंने अपना वर्चस्व, ये जो पंजाब वगैरह जो एरिया थे, यहाँ पर उन्होंने अपना आर्यों ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया था। और जो ऊपर वाला एरिया था, यहाँ पर अभी भी अनार्यों का राज होता था। और जो उनका मुख्य लीडर था वो कौन था, शांबर था। तो अब यहाँ जो लोग थे, इनका और इनका आपस में युद्ध होना तो बनता था, क्योंकि ऐसे तो खाली तो बैठ नहीं सकते उस टाइम। ज़्यादा अपनी जगह कब्जा करना चाहते हैं। तो इनका जो लीडर था वो था दिवोदास, आर्यों का, और अनार्यों का लीडर था शांबर। तो अब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। दिवोदास था समकालीन आर्य राजा, दिवोदास था। दोनों के बीच 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक युद्ध हुआ। और ये युद्ध जो हुआ, ये हुआ रावी नदी के तट पर। शांबर वीरगति को प्राप्त हुआ। ये आर्य व अनार्य के बीच महत्वपूर्ण युद्ध था। ऐसा था कि ये युद्ध 40 वर्षों तक चला रहा, और शांबर जो था उसका सहयोग अनार्यों ने दिया होगा, और जो दिवोदास था
वो था आर्यों के साथ। तो आर्यों और अनार्यों के बीच ये पहली लड़ाई मानी जाती है हिमाचल में। तो ये 40 वर्षों तक युद्ध चला, रावी नदी के तट पर था ये क्षेत्र। ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। किसके बीच में था? शांबर और देवोदास के बीच में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और आर्य व अनार्यों के बीच में भी इस युद्ध की संख्या दी जाती है। 40 वर्षों तक ये युद्ध चला था। इसके बाद हिमाचल में वैसे बहुत कम युद्ध हुए हैं उस दौरान, परंतु जो छिटपुट युद्ध हुए हैं उसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। दूसरा युद्ध था, महत्वपूर्ण युद्ध था ये भी, ये था दाशराग्य युद्ध। ये हुआ था राजा सुदास तथा दूसरी तरफ थे 10 आर्य तथा अनार्य राज्य थे। अब क्या हुआ कि अब लगभग आर्यों का राज होना शुरू हो गया था, परंतु जब राज शुरू हो जाता तो बीच में आपस में वाद विवाद हो जाता, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। ये हालांकि इसे माना जाता है कि ये आर्यों के बीच में ही युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या था? एक तरफ थे सुदास, ये भी आर्य थे, और दूसरी तरफ थे 10 आर्य तथा अनार्य। सुदास का जो नेतृत्व किया वो वशिष्ठ ऋषि ने किया। किसने किया? वशिष्ठ ने। और जो 10 आर्य अनार्य थे इनका नेतृत्व किया था विश्वामित्र ने। तो इसमें राजा सुदास भी विजयी रहा था और ये हार गए थे। ये दूसरा युद्ध हो गया। दशराग्य युद्ध इसलिए नाम दिया जाता है, 10 राजाओं के साथ हुआ था, इसलिए इसे दशराग्य युद्ध का नाम भी दिया जाता है। उसके उपरांत एक तीसरा युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध था ये हुआ था युद्ध कीर्तिवीर्य राजा, जिसे सहस्त्र अर्जुन भी कहते हैं, यदुवंश का था ये। इसने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए हिमाचल की ओर प्रस्थान किया। हालांकि ये भी आर्य रहा होगा। शिवालिक पहाड़ियों को पार करके, ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये कौन सी पहाड़ी आती हैं। जो भी हमारे हिमाचल का निचले वाला जो एरिया आता है वो शिवालिक पहाड़ियों के अंडर इंक्लूड किया जाता है। रेणुका पहुंचा। रेणुका ये सिरमौर में है, वर्तमान सिरमौर में है। उसका स्वागत जमदाग्नि ऋषि ने किया। जमदाग्नि ऋषि कौन थे? ये परशुराम के पिताजी थे, जमदाग्नि ऋषि जो थे। और जो रेणुका थी वो परशुराम जी की माता थी, अर्थात जमदाग्नि और रेणुका जो थे हस्बैंड वाइफ थे। तो जमदाग्नि ऋषि ने इनका स्वागत किया। किसका? सहस्त्र अर्जुन का। कीर्तवीर भी कहा जाता है जिन्हें। जमदाग्नि ऋषि के पास गायों का अपार धन था और जिसे कामधेनु कहा जाता है। कामधेनु आपने नाम सुना होगा। राजा का मन ललचा गया और उसने ऋषि से इन्हें मांग लिया, परंतु राजा ने, ऋषि था उसने मना कर दिया और राजा ने क्या किया? आश्रम को नष्ट किया और लूट कर ले गया। जमदाग्नि ऋषि का जो पुत्र था परशुराम, जब उसको इस घटना के बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे करके एक सहस्त्रार्जुन नाम का एक राजा आया था और उसने आश्रम को लूटकर गायों को ले गया है, तो परशुराम ने उसका वध कर दिया, सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। जमदाग्नि ऋषि ने परशुराम को बोला कि आप, ये पाप था, तो प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, कहीं वन वगैरह में भेज दिया उनको। ठीक है जी। तो जैसे वो परशुराम वन में चले गए तो क्या हुआ? मौका पाकर जो सहस्त्रार्जुन के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया? जो जमदाग्नि था, सहस्त्रार्जुन के बच्चों ने जमदाग्नि ऋषि को मार दिया। और जैसे ही परशुराम को इस बात का पता चलता है कि मेरे पिताजी को सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने मार दिया, तो उनका क्रोध और भड़क गया और उन्होंने अपना परशु उठाकर सभी क्षत्रियों को पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। उन्होंने कसम खा ली थी कि मैं सभी क्षत्रियों का नाश कर दूंगा, और इस कारण बहुत से क्षत्रिय पहाड़ों की ओर भाग गए। परशुराम, बाद में जब परशुराम ने गुस्सा शांत हो गया होगा तो उन्होंने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए वो वन में चले गए। फिर पाप मुक्ति के लिए उन्हें किसी ने सलाह दी कि उन्हें कुछ भूमि ऋषियों को दान करनी चाहिए। तब परशुराम ने जो कुल्लू का निर्मंड वाला जो क्षेत्र है, वो जो भूमि थी वो कश्यप ऋषि को दान में दे दी। तो कश्यप ऋषि एक ब्राह्मण थे, जो निर्मंड वाला जो एरिया है ये कुल्लू में पड़ता है। अब इन्होंने ये दे दी कश्यप ऋषि को। तो अब निर्मंड में जो भी लोग रहते हैं उनका गोत्र कश्यप ही है, और वहाँ पर अधिक जाति के लोग क्या हैं? ब्राह्मण हैं। आपने वो गाना सुना होगा, निर्मंडेरी बामणी। तो वो जो निर्मंड है वो परशुराम ने कश्यप ऋषि को दान में दिया था, वो एरिया। अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने 3 महत्वपूर्ण युद्ध पढ़ लिए हैं। हिस्ट्री में 3 ये महत्वपूर्ण युद्ध हैं, इसके बारे में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये युद्ध बहुत प्राचीन युद्ध हैं। इसके बाद आर्यों के विस्तार की एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि नए स्थान, नगर या देश जो भी बसाते थे वो गुरु के नाम पर ही रखते थे। जैसे मनु से मनाली,
मनाली जो नाम पड़ा है ये मनु से पड़ा है, ये क्वेश्चन भी आया कई बार। मंडी जो नाम पड़ा है ये पड़ा है मांडव्य ऋषि से। जो बिलासपुर है ये पड़ा है ब्यास ऋषि से। पहले बिलासपुर को ब्यासपुर कहा जाता था और इसका नाम प्राचीन नाम में कहलूर भी है, कहलूर रियासत का नाम था, परंतु बिलासपुर से पहले इसे ब्यासपुर कहा जाता था, ब्यासपुर, और ये था ब्यास ऋषि के कारण। इसी तरह से आर्य के द्वारा बसाए गए बहुत से नगर हैं जो उनके ऋषियों के नाम से जाने जाते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, युद्ध हमने पढ़ ली है महत्वपूर्ण से। अब पढ़ेंगे हिमाचल में प्राचीन काल में जनपद। जनपद होता है एक तरह से, आप समझ लीजिए एक तरह से जो किंगडम थी, कौन कौन सी थी महत्वपूर्ण जो थी, बाकी छुटपुट हो रही होंगी पर हम महत्वपूर्ण के बारे में बात करेंगे। एक थी त्रिगर्त, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे प्राचीन मानी जाती है हिमाचल में। उसके बाद थे औदुंबर, उसके बाद थे कुलिंद और उसके बाद कुल्लूत। ये इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा कि आपको ये कभी नहीं भूलेंगे। और एक गाब्दिका भी माना जाता है, परंतु अभी इनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले त्रिगर्त के बारे में डिस्कस करेंगे। त्रिगर्त जो है इसे वर्तमान में त्रिगर्त, वर्तमान कांगड़ा, जो वर्तमान में जो कांगड़ा एरिया है इसे त्रिगर्त कहा जाता था। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था त्रि का मतलब होता है तीन और गर्त का मतलब होता है नदियां या जलाशय। तो तीन नदियों के बीच जो संचित क्षेत्र था उसे हम त्रिगर्त कहते हैं। ये तीन नदियां थीं, रावी, व्यास और सतलुज। इसके बीच जो एरिया माना जाता था उसे त्रिगर्त कहते थे। पाणिनि जो एक लेखक थे, इन्होंने इसे त्रिगर्त षष्ठस आयुधजीवी कहा है। क्या कहा है? त्रिगर्त षष्ठस आयुधजीवी, कि त्रिगर्त जो था वो षष्ठस था और आयुधजीवी था। षष्ठस का अर्थ है कि ये 6 कबीले थे, 6 कबीले इसके अंदर आते थे। और आयुधजीवी का अर्थ होता है कि जो युद्ध से आजीविका कमाते हों, अर्थात वो लड़ाकू होंगे, ठीक ठाक लड़ाकू होंगे, युद्ध नीति में काफ़ी पारंगत होंगे। तो त्रिगर्त क्या आ गया? जो वर्तमान में कांगड़ा है। मैं आपको एक मैप के माध्यम से भी ये चीज़ें बताऊंगा। जैसे ये जो कांगड़ा वाला जो एरिया है, ये उस समय ये ऊना हमीरपुर ये वाला जो एरिया था लगभग ये भी इसके अंडर आता था। तो ये था त्रिगर्त। ऐसे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि त्रिगर्त कौन सा एरिया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम त्रिगर्त के बाद कुलिंद, वर्तमान सिरमौर के आसपास। एक बार मैं आपको ये मैप से क्लियर करवाता हूँ कि कौन सा एरिया है। वर्तमान में जो सिरमौर का जो एरिया था, ये जो एरिया है, ये उत्तराखंड वगैरह का भी कुछ एरिया, ये आते थे कुलिंद। क्या आते थे? कुलिंद। इनको कुलिंद कहा जाता था। और ये थे त्रिगर्त और ये था कुलिंद। अब कुलिंद के बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका नाम कुलिंद क्यों पड़ा। एक वीडियो में, शायद पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया भी था। हाँ, तो वर्तमान सिरमौर के आसपास यमुना नदी को कुलिंदी भी कहते हैं। कुलिंदी क्यों कहते हैं? क्योंकि यमुना नदी जहाँ से निकलती है यमुनोत्री के आसपास से, तो वहाँ पर एक वृक्ष होता है जिसको कुलिंद कहते हैं। और कुलिंद होता है भेड़ा, आपने सुना होगा, उसे कुलिंद कहा जाता था। तो इस कारण यमुना नदी को कुलिंदी कहा जाता था। और जो वहाँ के आसपास, यमुना नदी के आसपास जो एरिया में जो निवास करते थे उन्हें कुलिंद कहा जाता होगा। बाद में कुलिंद से इनका नाम धीरे धीरे कुनिंद पड़ गया और कुनिंद से ये कुनैत पड़ गया। तो वर्तमान में इस क्षेत्र के जो भी निवासी हैं उन्हें कुनैत ही कहा जाता है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ये कुनैत सिरमौर वाले एरिया से शिमला, मंडी, कुल्लू इन एरिया में भी फैल चुके हैं और इन्हें कुनैत कहा जाता है। तो कुनैत आप समझ गए होंगे कि कुलिंद से ये शब्द बना है। इसके बाद त्रिगर्त हो गया, कुलिंद हो गया। कुलिंद के बाद औदुंबर, वर्तमान में नूरपुर और पठानकोट के आसपास का एरिया। इसको भी हम मैप के सहायता से समझ लेते हैं। ये जो एरिया है, ये इसको कह देते थे औदुंबर। औदुंबर इन्हें कहा जाता था। हालांकि चंबा के एरिया को भी इसमें काफ़ी इंक्लूड किया जाएगा। कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इस एरिया को गाब्दिका कहा जाता था और इसको औदुंबर। पर अभी तक जो मुझे ज़्यादा
सटीक लगा, वो इसको औदुंबर कहना ज़्यादा सटीक लगा, क्योंकि गाबदिका के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया था, तो हम इस एरिया को औदुंबर कहेंगे। इसके और भी कारण हैं जो आपको मैं डिस्कस करके बताता हूँ कि औदुंबर क्यों ज़्यादा सटीक लग रहा है मुझे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की गद्दी जाति के लोगों को औदुंबरों के वंशज माना जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि गाबदिका से ज़्यादा मैं इनको औदुंबर कहलाना ठीक समझूंगा। यह पेन काम नहीं कर रहा अच्छे से, ओके। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कालिका पुराण है कोई, ये पुराण का नाम होगा कालिका पुराण, उसके अनुसार जो भृगु ऋषि थे के उपदेश पर भृगु ऋषि ने कहा था, जो विश्वामित्र एक ऋषि आपने सुने होंगे, पीछे भी डिस्कस किया हमने, तो इनकी माता ने, जो विश्वामित्र की माता थी, विश्वामित्र की जो मदर थी, इन्होंने क्या किया, एक वृक्ष था, औदुंबर वृक्ष था, एक औदुंबर वृक्ष था, उसको इन्होंने, विश्वामित्र की माता ने आलिंगन किया था, जिससे फिर कहा जाता है कि विश्वामित्र पैदा हुए थे। ये आपने एक स्टोरी की तरह ही समझना है, इस पर वाद विवाद में आपने नहीं जाना है। अभी आपने अगर एग्ज़ाम क्रैक करना तो इसी तरह से आप स्टोरी को समझें। ऐसी किंवदंती मानी जाती है कि उन्होंने ऐसे विश्वामित्र की माता ने औदुंबर वृक्ष को आलिंगन किया था, जिससे विश्वामित्र की पैदा हुए थे, और इन्हीं के जो विश्वामित्र के ही वंश जो हैं उन्हें औदुंबर कहा जाता है, क्योंकि औदुंबर एक वृक्ष का नाम था, विश्वामित्र उस वृक्ष के आलिंगन से पैदा हुए थे, इसलिए जो उनके आगे वंश जो हुए उन्हें औदुंबर कहलाए। और गद्दी जाति में जो प्रचलित विश्वास है, गद्दी जाति को क्यों कहा जा रहा है कि औदुंबरों के वंशज, क्योंकि इनका विश्वास है कि विश्वामित्र की ही ये संतान है। गद्दी लोग खुद को विश्वामित्र की संतान समझते हैं, इसलिए ये औदुंबर कहे जा सकते हैं। त्रिगर्त हमने डिस्कस कर लिया, कुलिन डिस्कस कर लिया, औदुंबर डिस्कस कर लिया, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो है कुल्लूत। कुल्लूत के बारे में डिस्कस करते हैं। कुल्लूत वर्तमान में कुल्लू, ये तो क्लियर है आपको, डिस्ट्रिक्ट एक बार मैं आपको मैप में बता देता हूँ। ये जो एरिया है इसको हम कुल्लूत कहते थे, ये भी बहुत प्राचीन है। मुद्रा राक्षस, एक जो बुक है मुद्रा राक्षस, इससे पता चलता है कि कुल्लूत के राजा चित्रवर्मा कौन थे। कुल्लूत के एक राजा थे, महत्वपूर्ण राजा, ये नायब तहसीलदार या एलाइड में ये क्वेश्चन बहुत काम आते हैं। एक राजा थे चित्रवर्मा, कुल्लूत के राजा थे चित्रवर्मा, ने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। किस राजा ने? चित्रवर्मा ने चंद्रगुप्त मौर्य, जो बहुत बड़े राजा माने जाते हैं, सम्राट माने जाते हैं, जो सिकंदर के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे। सिकंदर जब आक्रमणकारी यहाँ से बाहर से आया था, और उन्होंने धनानंद की मृत्यु करके, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद की मृत्यु करके जो राजगद्दी पर बैठे थे, जिसको चित्रवर्मा ने इसका विरोध किया था, इस राजा का, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। ये पूरे भारत का राजा समझिए आप, क्योंकि इनके इसमें सम्राट था ये, और काफ़ी ज़्यादा एरिया इनके अधीन आता था, और उस समय इतने बड़े राजा का विरोध करना बहुत बड़ी बात थी। और ऐसा माना जाता है कि पौराणिक राजा जो पृथु थे, जिसके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था, कि पहले जो हमारी अर्थ थी इसको धरती कहा जाता था, और जो पृथु राजा के नाम पर ही इसका नाम पृथ्वी पड़ा था। वर्तमान में हम पृथ्वी भी कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये राजा भी कुल्लू से ही संबंध रखते थे। तो आज बस इतना सा ही, और इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।